जुनैद भाई, मैंने आपसे सवाल किया था 4 शादियों के बारे में। मेरे लिए आज के टाइम में एक ही काफी है। मुझे चार की जरूरत नहीं है और कोई ऐसी तलब नहीं है मेरे को कि चार चाहिए ही चाहिए। मैं सिर्फ ऐड कर दूं कहानी। जी। कुवैत की एक कहानी है, शायद कुवैत की, शायद जिसमें कि एक औरत थी जिसके पति की दूसरी शादी हो रही थी और उसने पूरा टेंट जला दिया था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मरे थे। हाँ, टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की कंपनी है, 31 साल पुरानी। हुँ, सर ये अपनी इनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो ये आगे लाइसेंस भी करते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को, और ये खुद भी हुँ, प्रोडक्शन करते हैं। ये ज्यादातर बड़े जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये ज्यादातर डील करते हैं, 400 mm, 200 mm, 40 mm, 70 mm के जो सेमीकंडक्टर्स, जो बेसिकली जो हमारे घर के अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुज़फ़्फ़र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर और जुनैद भाई सर। दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? नमस्कार नमस्कार जी, सब सर, आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जुनैद भाई, आपकी तबीयत कैसी है? वो आपके कान का दर्द कैसा है? ठीक है पहले से? थोड़ी सी रिलीफ है। जी, चलें, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आपके कान का दर्द ठीक हो जाए और आप फिट हो जाएँ। और लोग बहुत ही आपको मिस करते हैं। जब हमारी वीडियो में आप नहीं होते तो वो मैसेजेस करते हैं कि जुनैद सर किधर हैं? अच्छा, आज आप दोनों से हम जो जिन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, उनमें उत्तराखंड के अंदर जो हल्द्वानी में यूसीसी को लेकर कुछ हंगामा राई हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर 60 करोड़ रुपए की फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आई है हार्टिकल्चर में, उसके ऊपर आपसे आपकी राय जानेंगे। और उसके साथ साथ इसराइल ने जो $8 बिलियन सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ अरबियन सी में जो हजारों साल पुराना शिवलिंग क्रिस्टल का जो दरियाफ्त हुआ है, उसके ऊपर भी हम जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड की जानब, जहां हल्द्वानी में जो है यूसीसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। बल्कि कुछ अभी भी शायद मुझे लेटेस्ट अपडेट नहीं है। दिवेक सर, जरा इसमें अपडेट कीजिएगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ यूसीसी को लेकर। इस पे कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो मुसलमानों को खिलाफ हो। चार शादियां ही हैं, चार शादियां अगर कोई नहीं भी करता तो कौन सी ऐसी बात हो जाएगी? ये क्यों इतना मुसलमान वहां पर उतावले हो रहे हैं ज्यादा शादियों के चक्कर में? सर सबसे पहली चीज तो शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, 4 चीजें हैं यूसीसी में। हम्म, इंडिया में ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, लोग बोलते हैं हमें धोती कुर्ता पहना देंगे, हम्म, हमें जलाया जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यूसीसी में ये सब है। तो पहली चीज तो अब वो इस वजह से। दूसरी चीज, सबसे बड़ी मेन चीज, ये दंगे यूसीसी पे शुरू नहीं हुए। अच्छा। ये दंगे जो इसके शुरू पीछे हुए कोई और वजह है? बेसिकली, और वजह है, हल्द्वानी में एक इलीगल मदरसा था। उस इलीगल मदरसे को ये तोड़ने गए थे क्योंकि वो रेलवे की जमीन पे बना हुआ था। जब उसको तोड़ने गए तो उसके खिलाफ ये दंगे शुरू हुए। अब यूसीसी अच्छा। 24 घंटे पहले आया था, हम्म, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उसके अंदर यूसीसी का गुस्सा नहीं है, राम मंदिर का गुस्सा नहीं है, उसका भी गुस्सा था, हम्म। ठीक है। लेकिन जहां शुरू हुआ, जो असल शुरू चीज वाला वही मामला है वो, कि वो हाँ मदरसे मदरसा की है, वो वजह है। यूसीसी नहीं है। हम्म, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। हम्म, आप इनकी चालाकी देखें। अगर हम्म, यूसीसी पे दंगे करेंगे ना, यूसीसी का नाम लेके, तो फिर हम्म, कोर्ट केसेस बनेंगे, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं आएगी, हाय तौबा नहीं मचेगी, क्योंकि वो सारा कानूनी प्रोसेस हुआ है पार्लियामेंट्री और कोर्ट्स वगैरह के थ्रू। आप इलीगल मदरसे पे जाओ, अब हाय तौबा भी होगा। अब उन्होंने तो मार दिए 5, अब जी। जब पुलिस करेगी तो फिर हाय तौबा मचेगी, फिर ट्विटर पे वीडियोस आएंगी, फिर हम्म, इंटरव्यू आएंगे कि हम पे बहुत जुल्म हुआ। फिर ये सारिका घोष, राजदीप सरदेसाई और ये ध्रुव राठी, राणा अयूब, अरफा खानम, ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। हम्म, फिर ये एक साथ भौंकेंगे, जो कि शुरू हो हम्म, चुका है, क्योंकि अब तो हमने तो बहुत लेट इस पे वीडियो बना रहे हैं हल्द्वानी पे, जी, 3-4 दिन बाद जी। ये सब शुरू हो गया। अब देखें चालाकी, देखें, उनको पता है कि हाय तौबा किस पे मचेगी, वो उस वजह पे शुरू करना है। अब हम्म, सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी में जिन्होंने दंगे किए वो इंडियन थे ही नहीं, वो अच्छा। इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी ओ। मुसलमान थे। हम्म। लोग न्यूज सही। में क्या आ रहा है, इंडियन मुस्लिम्स।
वो इंडियन मुसलमान थे ही नहीं, वो इलीगल रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी, मेजॉरिटी उसमें रोहिंग्या थे, कुछ उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे जो सही। इलीगली सेटल्ड है। अब चालाकियां देखेंगे इनकी। अब वो क्या हुआ कि फिर पहले तो वो दंगे हुए, पुलिस वालों को मारा, वो तो पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की वीडियो आई, वो तो कह रही थी कि हम तो घर में बंद हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये है कि वो तो फिर घर को आग लगाने वाले थे, पर एंड टाइम पे बच गए, पीछे से जो रीइंफोर्समेंट पुलिस की थी वो आ गई थी, उन्होंने हमें बचा लिया। सही। उसके बाद सेम डे पे लेट नाइट वहां पर 4 पैरामिलिट्री की वो कंपनी पहुंच गई थी, अगले 48 घंटे में वो हर चीज कंट्रोल में आ गई। अब उन्होंने जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री की कंपनियां मांगी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें और भेजो, और पुष्कर सिंह धामी ने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी इलीगल मजार, इलीगल दरगाहें, इलीगल मस्जिदें, इलीगल मदरसे जो इलीगल बने हुए हैं, उन सबको तोड़ दिया जाए। उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। ट्विटर पे कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ट्विटर पे वीडियो आती है, देखो ट्रेन जा रही है राजस्थान बुलडोजर की, तो उत्तरा हल्द्वानी का हुआ, हल्द्वानी के अगले दिन सुबह को ट्रेन जा रही है यूपी से उत्तराखंड जिसमें बुलडोजर लगे हुए हैं, ट्रेन पे 100 बुलडोजर जा रहे हैं। ये राजस्थान में हुआ जिस दिन राजस्थान की सरकार बनी ना बीजेपी की, उसके 2 दिन बाद आया कि यूपी से राजस्थान बुलडोजर जा रहे हैं। तो ये बुलडोजर वाली वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है मेरे को, ऐसे पीले पीले सर लाइन में यूं 100 बुलडोजर जा रहे हैं, मजा ही अलग होता है देखने का। बिल्कुल सही है। अच्छा जुनैद भाई, आप इंडियन मुस्लिम हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपको यूसीसी के अंदर कोई एतराज है? आपको 4 शादियां अगर ना भी हो, यहाँ पर 72 हो रहे तो मिल जाएगी ना आगे जाकर आपको, तो यहाँ पर 4 शादियां ना भी हो तो गुजारा बंद हो जाएगा आपका? अच्छा, मैं इससे पहले जो हमारा जो आज का जो दंगा वाला था उसके बेसिस पे अगर बात करें, तो पहले तो हम क्लियरफाई करें कि हम लोग एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम कुछ नहीं है, हम लोग प्रो नेशनलिस्ट हैं और देश हित में बात करना चाहते हैं। दूसरी बात जो दिव्य जी ने बोली कि वो रेलवे स्टेशन का जमीन कब्जा करके बना लिया था, तो सिमिलरली ऐसी सिमिलर स्टोरी मुझे पता चली थी। मेरे कल शाम को किसी से बात हुई थी, क्योंकि मैं अभी सिमिलर ही फील्ड से आता हूँ, तो मेरी किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि पहले तो वो जो मदरसा था या मस्जिद जो भी था वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, जमीन रेलवे की थी, और उसको लेके इन्होंने लिया था कोई सुप्रीम कोर्ट से परमिट लिया था स्टे का, और वो स्टे का परमिट खत्म हो गया था। और उसी टाइम फ्रेम के आसपास क्या हुआ कि मस्जिद जब तोड़ दी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो इलीगल था, तो उसी को लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि जो आपका ये जो बाबरी मस्जिद या बाकी जो इस तरह की जो मूवमेंट जो चल रही है इलीगल मस्जिद, उससे लिंक करके वो पूरी की पूरी दंगे को फ्यूल किया गया था। ठीक है, सही, सही। तो ये चीजें हुई है ग्राउंड से जो निकल के आ रही हैं। अब इसका आगे क्या होगा कि अब जितने भी इलीगल मस्जिदें हैं इस तरह से या मदरसे हैं उसको तोड़ी जाएंगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आगरा बोल रहा हूँ, अलीगढ़ अगर आप रेलवे स्टेशन के पास से गुजरे तो एक मस्जिद निकलती है, रेलवे स्टेशन की जमीन पे ही बनी हुई है, तो वो मजार टाइप का है बेसिकली। तो वहां पे हमको काम कराना था कुछ रेलवे के से रिलेटेड, लेकिन वो क्या था कि वो जमीन डिस्प्यूटेड थी, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहां पे बहुत बड़ा दंगा होने की आशंका थी, इस चक्कर में हमने नहीं किया। सही। ऐसे अगर आप इस टाइप पे जाए तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। आप हर 10 में से 1-2 स्टेशन आपको भारत में ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे या तो कोई ना कोई मजार है या कोई ना कोई मस्जिद है। तेरे वो एक बार तूने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था ना, तेरे पास एक रेलवे स्टेशन जहाँ से तू आता जाता है, तेरे आसपास के रेलवे, उधर वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे मजार बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तस्वीर है तो वो भेजना, वो वीडियो में हम लगा देंगे। गाड़ी संख्या 1486 जोधपुर वाराणसी एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर कानपुर सेंट्रल। हाँ बिल्कुल। वो एक अच्छा इसी के रिलेटेड 2-3 जगह ऐसा सिमिलर है, लखनऊ अच्छा एक सवाल मेरे माइंड में आ गया इसी से रिलेटेड। अच्छा ऐसे ये तो मस्जिदों को तो हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे कर दिया जाता है,
इस तरह मंदिर भी कोई आ जाते हैं इसी रेंज के अंदर, उनको भी मैं गिराया आपको जाता है एग्जांपल या देता क्या? हूँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भोपाल में अगर आप जाएंगे तो भोपाल में राजा भोज जो टेम्पल है राजा भोज जी। करके एक ब्रिज बना वहां पे। तो उसकी हम्म, वजह ये थी कि राजा भोज के पास जहां से वो एक बहुत नैरो स्ट्रिप जा रहा था, तो हम्म, वहां पे एक मंदिर था शुरू में और एक आगे मस्जिद था, तो दोनों में से किसी एक को जाना था। हम्म, लेकिन चूंकि मस्जिद वालों ने जगह नहीं दी इसलिए मंदिर वालों ने भी छोड़ दिया, तो वहां पे जाके फर्दर वो आया क्या बोलते हैं आपका एक ब्रिज बना जो कि बहुत खूबसूरत ब्रिज है। लेकिन मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार में हम्म, हमारे यहाँ एक एनएच नेशनल हाईवे आया और एनएच जो था वो एक मंदिर को होके जा रहा था, तो मंदिर शिफ्ट किया गया और हम्म, मंदिर रोड के अपोजिट साइड बना। तो ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे मंदिरों लास्ट को ईयर शिफ्ट किया। लास्ट ईयर हाँ की बात ले ले। लास्ट ईयर दिल्ली हम्म, में याद है आपको, ये जो जो पूरी है, जहाँ शाहजहांपुरी है कि जहांगीरपुरी जो भी है दिल्ली में, हम्म, वहां पर बिल्डोजर भेज दिए थे कि जाओ जाके गिराओ सब कुछ। उसमें मंदिर भी हम्म, टूटे थे। एक हनुमान का सही। मंदिर था, वो आधा मंदिर तोड़ दिया क्योंकि आधा मंदिर एनक्रोच हुआ था। सिर्फ अच्छा, आधा मंदिर अभी बना हुआ था। काशी कॉरिडोर में हम्म, कितने मंदिर टूटे हम्म, हम्म, बनारस में? काशी कॉरिडोर जो बनाने वाले थे उस चक्कर हाँ में कितने मंदिर तोड़ के उसको मॉडर्नाइज किया गया, कई घर हम्म, टूटे। हाँ। सही। 72 मंदिर, 72। हाँ, हम्म, आप तो तुम ये मक्का में सारी चले काशी जाए चीजें, ना। विश्व एक में काशी ये विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहा है ना? जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, 72 टेम्पल्स। उसके अब अलावा देखे अगर ना, आप मक्का में पाकिस्तानी जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें नहीं बताई जाती ना। यहाँ पर तो ये वो देखे जी, वहां पर मस्जिदों को तोड़ दिया गया। तो भाई कोई चीज अगर वो आप बेहतर कर रहे हैं, उसको उसकी रेंज में आ रही है, कोई रोड बन रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो उसकी रेंज में जो भी चीज आएगी, वो मंदिर होगा, मस्जिद होगा, उसको वो शिफ्ट कर देंगे वहां से। तो इसमें इतने मेरे ख्याल में हाईलाइट करने वाली कुछ चीज है नहीं। अच्छा, अगर आप मक्का में जाएं तो मक्का में काफी सारी मस्जिदें थी आज से 30 साल हम्म, पहले 40 साल पहले, उन सबको तोड़ के उसको मॉडर्नाइज किया उन्होंने आज के रिक्वायरमेंट के मस्जिदों हिसाब की से। बात क्या कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद का अपना घर था, वो तोड़ दिया था। जी। वो जब लाइब्रेरी पार्किंग बन गई लॉट वहां है, पे। पार्किंग लॉट है, लाइब्रेरी नहीं है, हम्म, पार्किंग लॉट है। हम्म, लाइब्रेरी जो है, वो जो इनकी बहनें थी या जो बेटियों का घर था ना, वहां पर हम्म, लाइब्रेरी है। हम्म, सही। बिल्कुल सही। तो ये इसके इसमें ऊपर मैं कोई फिर और दो बात? जी। दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। यूसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आएगा, यूसीसी आपका स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। उत्तराखंड पहले इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड की आबादी ही 1.5 पौने 2 करोड़ है। ठीक हम्म, है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता। जिस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर का बीटा होता है, बीटा की टेस्टिंग होती है, फिर उसकी चीजें सही की जाती है, अरे फिर वाह। लॉन्च किया जाता है। कानून भी हम्म, इसी तरीके से उत्तराखंड में कानून लॉन्च कर दिया है। कानून में जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको अब सुधारा जाएगा। ठीक है। और जो जितनी प्रैक्टिस करनी है, जो सीआरपीएफ की फला की ढमका की तीर वगैरह तीर, वो सब करेंगे। उसके बाद आप आसाम होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा। कह रहे हैं कि इन 4 स्टेट्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कम से कम 3 में तो हो ही जाएगा। अगले 4 हम्म, यही है, मतलब उत्तराखंड, आसाम, राजस्थान, गुजरात। ये 4 हैं जिसमें से कह रहे हैं 3 तो हो ही जाएंगे इसी साल। बीजेपी के सारे स्टेट्स में जब सीए लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं, 60%। हम्म, जब उनके जी। लग जाएगा तो फिर सेंट्रल लगाएगी तब जाके, वो भी सही। कोर्ट के ऑर्डर्स पे। एक चीज मैं लोगों को और बता दूं, रिलीजियस मैटर्स विल बी डेल्ट थ्रू द कोर्ट्स। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका राम मंदिर हो, चाहे आपके दूसरे मंदिर हो, चाहे आपके कॉरिडोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, रिलीजियस मैटर्स के फैसले पार्लियामेंट से नहीं आते। रिलीजियस मैटर्स के फैसले कोर्टों से आते हैं। सही। और ये सीए जो जुनेद। आया है, इसके ये जो सीए आया है, इसके लिए भी कोर्ट नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप यूसीसी की काउंसिल बनाएं और काम शुरू हम्म, करें यूसीसी लाने पे। ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्लियामेंट ने नहीं कहा था। और एक जी। आखिरी चीज, मौलाना तौकीर रजा की जो बात सभी को पता है, जो यूपी में जो बैठ के धमकियां दे रहे हैं, निकल आएंगे और यूथ ये कर देगा। इन भाई साहब ने 18 जनवरी 2022 को कांग्रेस ज्वाइन की है। हम्म, जी सर, आगे। जुनेद भाई, मैंने आपसे सवाल किया था 4 शादियों के बारे में। मेरे लिए आज के टाइम में एक ही काफी है। मेरे लिए मुझे 4 की जरूरत नहीं है और कोई ऐसी तलब नहीं है मेरे को कि 4 चाहिए ही चाहिए। वैसे वैसे क्यों ये इतनी ज्यादा शादियों की तलब होती क्यों है? इसके ऊपर इतना क्यों हो रहा है सारा? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, कुरान का जो पहला लफ्ज है वो इकरा, ठीक है ना, इकरा हम्म, मतलब पढ़ो। हम्म,
तो लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया, तो लोगों ने इकरा छोड़ के बकरा पकड़ लिया। ठीक है। तो खान और सूर बकरा हाँ, जो गैर जरूरी चीजें हैं उससे लोगों को लगता है कि ईमान की ताजगी है। मैं सही वजह बताता हूँ, ये बैठ के इधर तफरियां कर रहा है, मजे ले रहा है हमारे। मैं आपको 2 सही वजह बताता हूँ। पहली तो आबादी, जितनी बीवियां उतने ज्यादा बच्चे, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप किसी को भी देख लें, दूसरी शादी कोई भी इजाजत से या रिश्ता ले जाके ले आके वैसे नहीं करता, या मजबूरी में नहीं करता। अफेयर होता है, अफेयर का जब पता घर पे चल जाता है तो फिर वो दूसरी शादी होती है। 90% ऐसे होता है। सही। तो अफेयर को जब लीगलाइज करना हो तो फिर वो दूसरी शादी होती है। या पकड़ा जाए बंदा, हाँ पकड़ा गया है तो अब क्या करें, तो आप शादी कर लो। सही। नहीं तो कभी देखा है वो दूसरी शादी के लिए खुशी खुशी पहली बीवी साथ में जा रही है रिश्ता लेके, कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, ऐसे इसमें मैं ऐड कर दूं कहानी। कुवैत की एक कहानी है, शायद कुवैत की, शायद, जिसमें कि एक औरत थी जिसके पति की दूसरी शादी हो रही थी और उसने पूरा टेंट जला दिया था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मरे थे। आपने सुनी है वो कहानी? मैं वो पीछे जो सिलेंडर रखे हुए थे, सिलेंडर में पूरे जाके आग लगाई, वहां पे पूरे जल गए साथ के साथ। जॉर्डन की है, कुवैत की है? मुझे जॉर्डन की लग रही है। शायद मिडिल ईस्ट की कहानी है पूरी। एक मिनट, हाँ मिडिल ईस्ट, जॉर्डन की, मेरे को जॉर्डन की लग रही है। उसके वजह से पूरे कानून को बदल दिया गया था वहां पे कि अगर कोई भी ऐसी शादी होगी तो ऐसे टेंट में ऐसे नहीं करेंगे, विदाउट प्रॉपर एडिक्वेट सेफ्टी का आप नहीं कर सकते। मैं एक प्रोग्राम ऐसा करूंगा कि पाकिस्तान का कोई मौलवी जो है ना, जो इसके हक में भी बात कर सके, उसको भी इनवाइट करूंगा, फिर आपके साथ बिठाऊंगा। तो फिर मेरे ख्याल में अच्छा एक प्रोग्राम होगा इसके दूसरी शादी के बारे में या 4 शादियों के बारे में। अरे भाई साहब, मुझे मौलानाओं के चक्कर में ना फंसा है, हमें माफ करें। हमको जियो पॉलिटिक्स में रहने दें, हमें रिलीजियस मैटर में ना उलझाए। चलो ठीक है जी, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं हम। जो कश्मीर के अंदर 60 करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है हार्टिकल्चर में, उसके बारे में जरा हमें बताइएगा दिवेक सर। सर कश्मीर का एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम है कुल फ्रूट वाला फार्म। इनके फाउंडर हैं खुरम शफी, मीर खुरम शफी। इनका ये स्टार्टअप है हॉर्टिकल्चर का। इसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट आई है 60 करोड़ की। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने की है। इन्वेस्टमेंट छोटी है, ठीक है, बताने लायक लोग, काफी लोगों को लगेगा यार 60 करोड़ का क्या बता रहे हो, पर ये बताना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप्स हैं, और उन स्टार्टअप्स में सिर्फ इंडिया से पैसे नहीं, दुनिया से भी पैसे आते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो कश्मीर को एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखता है, मानता है और उस पर अमल भी करता है। सही। तो आज इस बात का जिक्र करने का मकसद सिर्फ यही था। बिल्कुल सही है। हम तो देखते हैं कि हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे पास हमने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया उसका। हमारे तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा कि देख लें यहाँ पर पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ है चीज देखने के लिए या नहीं है। बस सर ऐसा ही है, क्या करें, पहाड़ को वैसे देख के करना भी क्या है। जुनेद सर, कोई बात करेंगे कश्मीर के ऊपर आप? बस आप कश्मीर का छोड़ के कुछ और पूछ लें। हाँ, हम आप आगे बढ़ चुके हैं कश्मीर से बहुत। ठीक है जी, चलें फिर इसराइल की तरफ चलते हैं। 8 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आई है भारत के अंदर सेमीकंडक्टर में, उसके ऊपर क्या राय है आप दोनों की? सर ये टावर करके, हाँ टावर करके ना, हाँ टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की कंपनी है, 31 साल पुरानी। सर ये अपनी, इनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो ये आगे लाइसेंस भी करते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को, और ये खुद भी प्रोडक्शन करते हैं। ये ज्यादातर बड़े जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये ज्यादातर डील करते हैं। 400 mm, 200 mm, 40 mm, 70 mm के जो सेमीकंडक्टर्स, जो बेसिकली जो हमारे घर के अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है, ज्यादातर टेक्नोलॉजीज जैसे, हाँ कमर्शियल प्रोसेस टेक्नोलॉजीज की जैसे बात कर लें तो SIGE है, BICMOS है, सिलिकॉन फोटोनिक्स है, आपका SOI है, मिक्स सिग्नल्स हैं, RFCMOS है, CMOS इमेज सेंसर्स हैं, नॉन इमेजिंग सेंसर्स हैं, पावर मैनेजमेंट है,
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है आपकी, इस तरह की। और ये जो जिनको सप्लाई करती हैं, तो इसकी जो खुद की प्रोडक्शन है, ये सप्लाई करते हैं इंटेल को, ब्रॉडकॉम को, पैनासोनिक को, डेलीटैन, सैमसंग, स्काईवर्क सॉल्यूशन, सेमटेक, विषय, सिलिनॉक्स, ये तो इन सबको ये सप्लाई करते हैं। तो अब ये इंडिया में सेमीकंडक्टर की करने जा रहे हैं, तो ये 40 और 70 mm का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, $8 बिलियन की इंडिया में। तो ये आज सही खबर आई है। और साथ जी भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, वो उसको हमने कवर करना हमारे जहन से निकल गया। नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेवियन ग्रुप और स्विट्जरलैंड जो है, ये जो इनका एक अपना ग्रुप है, वो मिलके $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले वक्त में, $100 बिलियन। अच्छा सही। जुनेद भाई, आप थोड़ा सा हमें बता देंगे सेमीकंडक्टर, जैसे कि आपने बोला कि ये जो होम अप्लायंसेस हैं उनके अंदर यूज होता है, तो ये ज्यादातर इसमें सबसे जो बड़ा मुल्क कौन सा है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है? ताइवान। ताइवान ताइवान है। ताइवान ISMC करके ताइवान की एक कंपनी कंपनी। पहले इंडिया में आ चुकी है ऑलरेडी, जो है वो उन्होंने नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा हम्म, इधर शायद जुनेद गलत है। जुनेद, TSMC दुनिया का, हाँ सही कह रहा है जुनेद, सही कह रहा है। ताइवान सबसे जी बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है, और TSMC दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मुल्क दोनों ताइवान के बड़े हैं। हाँ सही है। सेकंड पे अमेरिका है, इंटेल है। इंटेल इंडिया है। अच्छा इंडिया में बेसिक। एक कंपनी अपनी हाँ फैक्ट्री लगा रही है ना सेमीकंडक्टर की, वो अभी हाँ, ताइवान अभी की। मेरे ख्याल 2022 में से हुआ था, MOU साइन हो चुका है। हाँ, MOU, जमीन भी मेरे ख्याल से अलॉट हो चुकी है उनको। हम्म। हम्म, अच्छा बेसिकली ये जो टावर करके जो टावर सेमीकंडक्टर जो है वो 40 से 75 के रेंज की NM की टेक्नोलॉजी पे काम करेगी भारत में, जिससे कि आपका जो कमर्शियल सेक्टर है ना, जो लो एंड के जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें आपके फ्रिज आ गए, आपके टेलीविजन आ गए, उसके अलावा बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो सारे इसमें आ गए। हम्म, इन सबको फुलफिल कर पाएगी। ठीक है। आज के टाइम में जो आप हाई एंड जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, जिसमें कि लैपटॉप्स में जो लगने वाले हैं कुछ एक आध, बाकी ज्यादातर जो है वो उस अबाउट 50 NM के कंडक्टर्स होते हैं। मोबाइल में ये 5 NM के प्रोसेसर्स लगते हैं, 5 NM के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये बहुत हाई एंड के टेक्नोलॉजी हो गई, और इसके लिए भी भारत में ISMC आ रही है। और ये जो हाई एंड के जो मार्केट है वो बहुत नीश है, बहुत कम मार्केट है। लेकिन जो लो एंड का जो है अबव 50 NM वाला, वो आपका ब्रॉड रेंज में आता है, मतलब उसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उसी के निकल के आ रहे हैं। तो आप एक वॉल्यूम को कैटर कर पाओगे। जो आपका 80% जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो अबव 50 NM का ही के ऊपर वाला ही है। ये सेम बात अश्वनी वैष्णव ने डावोस में भी बोली थी कि हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इसी सेगमेंट पे है, क्योंकि ये सेगमेंट आपको क्वांटिटी लाके देगा। एंड सेकेंडरी आर फोकस इज आल्सो ऑन क्वालिटी, मतलब हाई एंड नीश प्रोसेसिंग जो चिप्स हैं, नीश जो आपकी प्रोडक्ट्स। 4 mm 7 mm जो है, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्रिसाइज जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट स्पेस में वगैरह में इधर उधर यूज होते हैं। अच्छा जुनेद सर, ये एक सवाल ये है कि फ्यूचरिस्ट जो वेपन्स हैं उनके अंदर जो ये यूज होगा सेमीकंडक्टर? बिल्कुल सर, सेमीकंडक्टर इज द हार्ट ऑफ एनी फ्यूचरिस्टिक सर इक्विपमेंट, दुनिया क्योंकि का पहला सेमीकंडक्टर वेपन के लिए ही बना था। हाँ, अच्छा। हम्म तो वेपन दुनिया के लिए में बना कोई था, भी फिर वेपन से फिर वो आगे आज की डेली यूज में आ गया। हम्म अच्छा मैं आपकी हम्म जानकारी के लिए फिर बता दूं कि दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी पहले बनती है मिलिट्री के लिए, फिर बनती है हम्म वो माफिया के लिए, मिलिट फिर बनती, फिर मिलिट्री जाती और है हम्म स्पेस, पब्लिक। हाँ मिलिट्री और हम्म स्पेस। हाँ, हम्म फिर जाती है माफिया के पास, क्योंकि माफिया के पास थोड़े पैसे होते हैं, उसके बाद से फिर वो यूज में आती है सिविलियन के लिए। लेकिन जब सिविल जो मिलिट्री के पर्पस के लिए जो बनती है टेक्नोलॉजी, कमो बेस 90% उसी एफिशिएंसी के साथ माफिया के पास जाती है। और जब वो सिविलियन पर्पस के लिए जाती है तो 10% तक पहुंच जाती है उसका डाइल्यूशन लेवल। ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो मुंबई के कई जो अंडरवर्ल्ड के जो बेताज बादशाह थे, 2001-2 में उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो अपने पोर्टेबल डिवाइस में कैमरा एक्सेस कर सकते थे वर्चुअली हम्म उस पूरे इलाके का। ठीक है। तो वो 2001 में उनके पास टेक्नोलॉजी थी, और ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है वो 1995 में बन चुकी थी, जो मिलिट्री यूज करती थी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी वेरियस टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे या नार्कोस, अगर आप देख ले नार्कोस में काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी,
जो सैटेलाइट फोन्स थे, प्लेन्स थे, जो पहले मिलिट्री को जी मिलती थी, फिर दोबारा उनको मिलती थी। तो ये एक अनसेड अनरिटन रूल है कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आप देख ले, इंटरनेट बना था यूएस मिलिट्री के लिए। अच्छा, तूने डार्क नेट, माफिया माफिया बोल के कुछ ज्यादा कर दिया है। मैं बता दूं, माफिया प्लस बिलेनियर्स, जिसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो सेकंड नंबर पे वो होते हैं। सही, बिल्कुल सही। चलो जी, ये तो हो गया। अब अरबियन सी में जो हजारों साल पुराना शिवलिंग क्रिस्टल का जो एक दरियाफ्त हुआ है, दिव्य सर, उसके बारे में क्या जानकारी है? सर, जो कुछ फिशरमैन थे उनको ये शिवलिंग मिला है गुजरात में, अरेबियन सी में। जी और आगे देखें, अब इसके अभी टेस्टिंग होगी, पता चलेगा कितना पुराना है, पर है तो हजारों साल पुराना ही। और इसका एक मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। ये 140 किलो का है, और अच्छा। वहां से गुजरात पुलिस के हवाले हुआ है, वहां से ये एएसआई के हवाले हुआ है, और अरेबियन सी में भरूच के पास से मिला है ये मछुआरों को, समंदर से। ये वही इलाका है जहां पर द्वारका थी। द्वारका के प्रूफ तो पहले ही मिल गए, जी ये एक होता है ना एडिशनल प्रूफ, तो ये एडिशनल प्रूफ है, और पता चलेगा कितना पुराना है। अब जब ऐसी बात है, अगर ये द्वारका के पास से मिला है, ऊपर से क्रिस्टल का है, तो ये आराम से आप समझ लें कि 5 से 6,000 साल तो होगा पुराना, इतना तो होगा। बाकी तो अब रिपोर्ट्स आएंगी तो अब देखेंगे कितना पुराना। बिल्कुल सही। और अच्छा, एक इसमें और मैं भी एक और टेम्पल ऐड जो कर दूं, 11,000 साल। जी एक और ऐड कर दूं, 2004 में सुनामी आई थी, जो उस टाइम में भी समुंदर से काफी सारे मूर्तियां निकल के समुंदर के किनारे आई थी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, दशावतारम करके, साउथ की, कमल हसन की। तो विशाखापट्टनम या कहीं इस साइड अरे, में। एक वो सुनामी थी ना अच्छा सर, उधर पहले कोई मंदिर नहीं था, तो वो सुनामी आई, तो सुनामी आने के बाद क्या हुआ कि जो वाटर लेवल था वो नीचे चला गया, तो समंदर की जमीन वो आगे, तो वो जब पानी जब पीछे गया, तो उसमें से मंदिर निकल के आ गया, कोई हजारों साल, 2 या 2,500 साल पुराना मंदिर, जो पानी में बिल्कुल। अंदर चला गया था वाटर लेवल बढ़ने की वजह से। तो सही। वो अभी भी है, वो उसका एक वीडियो भी है, तो वो कल्ली टेल्स वालों ने की थी, कल्ली टेल्स पे एक है वो वीडियो, उसी मंदिर मैं भी की। उसी उसी कहानी के बारे में बात कर रहा था। हाँ। जी और अच्छा एक सर, और जो 11,000 साल। हाँ, मैं एक और चीज मुझे याद आई, एक विष्णु की और शिव की मूर्तियां मिली हैं कृष्णा रिवर में, शक्ति नगर रायचूर के पास एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और ये मूर्तियां 11वीं सदी की हैं, चालुक्य डायनेस्टी की। अच्छा। और अच्छा, ये मंदिर का जो है, बताने का मकसद ये है कि ये भगोर काली टेम्पल है, जो कि 11,000 साल पुराना है। ये भी 3 साल पहले ही मिला है खुदाई में, तो इसकी अब रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं, डेटिंग हो गई है, वो जो कार्बन डेटिंग होती है, तो 11,000 जी साल पुराना है। और अच्छा, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले 9,000 साल पुराना वो मिला था, वज्र, फिलीपींस में। फिलीपींस से इंडिया लेके आया था, वहां पर खुदाई में मिला था। मैं वह लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि कम से कम, और कुछ नहीं तो 5,000 साल की रट मारना छोड़ दो, 26,000 साल के तो साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि 26,000 साल पुरानी मूर्ति तो है, कम से कम 26,000 साल बोला करो, 5,000 साल बोलना छोड़ दो। अच्छा, मैं सही। बोलता हूँ 35,000 साल पुराना। अच्छा, वो किसके आप पास और है? पीछे चले गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर पर आप पुराना भोपाल तो में, है, मैंने कहा साइंटिफिक प्रूफ। हाँ, तू मैं तू बता। साइंटिफिक बताता हूँ। हाँ। भोपाल से 50 किलोमीटर अब जाओगे आप रायसेन डिस्ट्रिक्ट के साइड, अबेदुल्लागंज साइड, तो वहाँ पे एक भीम बैठका करके आता है, जहाँ पे भीम जो गुफाओं की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मेरे पास उसकी फोटोज होंगी, क्योंकि मैं खुद कई दफा जा चुका हूँ। हाँ। वहां पे आपको जाओगे तो पता चलेगा कि वो 35,000 ईयर्स ओल्ड है, कार्बन डेटिंग से उसको पता चला है। 700 प्लस गुफाएं हैं वहां पे, जहाँ पे की पेंटिंग हुई पड़ी है। तो वो भी एक अच्छा, तू इंडिया की बात कर रहा है, तो भाई ऐसे तो फिर 75,000 साल पुराना है, क्योंकि तमिलनाडु में एक एक्सकेवेशन साइट है, वहां की कार्बन डेटिंग 75,000 ईयर्स की है। तो अच्छा। इंडिया तो बहुत पुराना है, मतलब हम साइंटिफिक बात करें, इंडिया 75,000 साल पुराना साइंटिफिकली, सनातन 26,000 साल पुराना साइंटिफिकली। और एक और मैं सही। तफसीर है, वो मैं आपको भेजूंगा, वो आप लगाइएगा। मनी हाइस्ट आजकल सभी ने देखा है, मनी हाइस्ट की एक एक्ट्रेस थी, ईस्टर असीबो, इसके ऊपर इंडिया में आजकल लिब्रानुओं की बहुत जली पड़ी है, क्योंकि
ये गणेश को पूछती हैं, ठीक है, हम्म, इनके घर में गणेश हैं, ठीक है, तो अच्छा। जो लिब्रांडू है इंडिया में उनकी बहुत हटी हुई है आजकल लेफ्टिस्ट की। सही। और एक और चीज पे आपने डिस्कस करनी थी, टीसीएस WFH, ये। हाँ, इसकी भी मैं आपको वो भेजूंगा, वो भी आप लगा दीजिएगा। टाटा हम्म, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आईटी में। हम्म, पता नहीं कितने 4-5 लाख तो एम्प्लॉइज हैं इनके। इनके जो 2 लाख एम्प्लॉइज हैं वो कोविड के बाद ऑफिस ही नहीं आ रहे, बोल रहे हैं वर्क अच्छा। फ्रॉम होम करेंगे हम। हम्म, हाँ, तो कंपनी ने तो अलाउ कर दिया उन्हें। कोविड में तो कर ही दिया ना, कोविड के हम्म, बाद का मसला है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अभी 2 लाख लोगों को बोला है कि बेटा, एक नोटिस दे दिया है, या तो ऑफिस से ज्वाइन करो, और अगर ऑफिस से ज्वाइन नहीं करते तो तुम लोगों के मिल जाएंगे, तुम लोगों को टर्मिनेशन लेटर हम भेज देंगे, तुम लोग फारिग हो, निकल जाओ हम्म, सबके सब। और सही। जब टर्मिनेशन लेटर कंपनी देती है तो उसके अंदर प्रोविडेंट फंड और बाकी बेनिफिट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। हम्म, जब आप सही। रेजिग्नेशन देते हो तो बाकी चीजें मिलती हैं, जब कंपनी निकालती है तो चीजें नहीं मिलती। सही। अब 2 लाख एम्प्लॉइज। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम खतरनाक क्यों है, मैं थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हम्म, इकोनॉमी कैसे चलेगी सर, अगर आप समझे कि अगर 2 लाख लोग घर पे काम कर रहे हैं तो उनकी गाड़ी नहीं चल रही, वो बाहर जाके चाय नहीं पी रहे टपड़ी पे, वो लंच ऑर्डर नहीं कर रहे, ठीक है, वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा रहे, गाड़ी कम चलेगी तो उसकी सर्विस नहीं होगी, ठीक है, वो फॉर्मल कपड़े नहीं खरीदेगा, ठीक है। पहली चीज तो इकोनॉमिक लॉस कितने हो रहे हैं। सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल सही। पूरा दिन घर पे बैठा है तो इंडिया के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, डिजीजेस बढ़ जाएंगी, घर पे बैठ बैठ के ओबेसिटी का प्रॉब्लम पूरी इंडिया में आ जाएगा। सेकंड चीज। तीसरी चीज, आप घर से वो काम नहीं कर सकते जो ऑफिस से कर सकते हो, हर काम घर से हम्म, नहीं हो सकता। कभी कभी वर्क फ्रॉम होम इमरजेंसीज में पेरेंटल लीव जो होती है, मैटरनिटल लीव होती है, उधर समझ में आता है। जैसे पेंडेमिक था, वर्क फ्रॉम होम 2 साल तक चलता रहा, ठीक है, ऐसे समझ में आता है। पर नहीं, हम काम ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये चीजें हमें नहीं समझ में आती। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपना देता हूं। मैं 4 साल से घर पे था, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद मैंने निकलना, बाहर आना जाना शुरू किया। 4 साल में सर मेरी टांगे बैठ गई, मेरी टांगों की हालत इतनी खराब है ना कि मेरे को बहुत दर्द होता है टांगों में। फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई ना, जो बंदा दिन में 18 घंटे चलता है वो अब 24 घंटे पलंग पे और सोफे पे पड़ा हुआ है, हम्म, तो उसकी तो टांगे जवाब दे ही जाएंगी। बिल्कुल आपकी सही, बिल्कुल सही। मेरे बेसिकली खर्चे आपकी बेसिकली मेरे आपकी खर्चे टांगे कम हो कांप गए, रही है। मेरी गाड़ी हम्म, के पेट्रोल के खर्चे कम हो गए, ठीक है। हम्म, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में, मेरी एक्टिविटी कम बेसिक हुई ना। बेसिकली आपकी टांगे कांप रही हैं, यही बोलना चाहते हैं आप। हाँ, टापे टांग रही है, टापे काम टांग पे रही है। टांग नहीं। तो वर्क फ्रॉम होम इज अ सही। वेरी डेंजरस कल्चर। हाँ, इसका ऑप्शन होना चाहिए कि कोई बीमार है, कोई घर में इमरजेंसी है, कोई शादियां आती हैं, पेरेंटल लीव होती है, मेटरनल लीव होती है, उधर समझ में आता है। पर हम काम हम्म, ही वर्क फ्रॉम होम से करेंगे, ठीक है, तो फिर पीएफ नहीं लो या प्रोविडेंट फंड नहीं लो। वो सही। टीसीएस बेवकूफ है, जिस जो हजारों करोड़ों के तो सिर्फ ऑफिस बना के उन्होंने रखे हैं। हम्म, आप टीसीएस के ऑफिस देखें इंडिया में, आप आप उसके ऑफिस इन्फोसिस के देखें, इन्फोसिस के तो ऑफिस इतने खूबसूरत है, मैं कहता हूँ कोई मेरे नाम पे कर दे नारायण मूर्ति, इतना खूबसूरत ऑफिस, मैं कहता हूँ इसको पूरा महल बनाऊंगा। वो मैसूर वाला जो है ना हम्म, इन्फोसिस का कैंपस, वो इतना खूबसूरत है, हम्म, वो पूरा महल है सर। मैं बोलता मैं हम्म। यहाँ का राजा बनूंगा, मेरे नाम पे कोई कर दे, इतना खूबसूरत ऑफिस बनाने का बोलेंगे घर पे, तो वो अच्छा, काम तो नहीं। अगर आप हैदराबाद में साइबर सिटी में जाए तो आपको लगेगा कि आप यूरोप की किसी कंट्री में अचानक आ गए। एक अलग ही दुनिया है वो। अच्छा। पर मैसूर वाले कैंपस की हम्म, अलग बात है, ऐसा मैंने अभी तक इंडिया में कोई कैंपस नहीं देखा है, ऐसा तो मैंने टाटा वालों को भी नहीं हम्म, देखा है। अच्छा, मैं इसमें 2-3 और सही। पॉइंट ऐड कर दूं। कोविड के टाइम पे मैं खुद पुणे में था, जो कि आईटी सिटी हब है। और जब ये कोविड का जब शुरू हो रहा था ना, 10 मार्च के आसपास से होली शुरू हो जी। गई थी, उस टाइम फ्रेम में हम्म, मैं पुणे सिटी में ही था। तो मेरे काफी सारे दोस्त थे जो आईटी से रिलेटेड कंपनियों में काम करते थे, तो उनसे मिलना जुलना सब चल रहा था। होली भी हमने अच्छे से हम्म, मनाई उन्हीं के साथ। और अभी उसमें से ज्यादातर घर पे बैठे हैं, तो उनसे जब भी घर पे जाओ मुलाकात हो जाती है, होम टाउन में। तो अच्छा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी अगर मैं घर जाऊंगा ना कोई घर पे हम्म, वर्क फ्रॉम होम करता हुआ मिलेगा। उसमें से एक मेरा हम्म, दोस्त है जो इजराइल की कंपनी में काम कर रहा था, जो वीओआईपी टेक्नोलॉजी होती है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उस पर जी। काम कर रहा था। अभी भी वैसे ही है, घर पे बैठा हुआ काम कर रहा है, और शाम को जाके सब्जी लेके आ जाता है, ठीक है।
और शाम को दूध भी दूह लेता है गाय का। और साथ में काम भी कर रहा है। और मजे उसके भाई साहब, घर पे पकौड़े बनवा के खा रहा है, चाय बनवा के पी रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, टाटा हम्म, कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ये जो धमकी है ये पूरी दुनिया में जितने एम्प्लॉयज हैं उनको दिया, सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज को नहीं दिया, क्योंकि हम्म, वर्क फ्रॉम होम का कीड़ा जो इंडिया में ही ये नया नया है, यूरोप में थोड़ा हम्म, पुराना हुआ है। अभी टाटा, कोविड से पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने करीब $125 मिलियन का कैंपस बनवाया था यूरोप में। उधर हो गया कोविड। अब कोविड के बाद अब बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। टाटा ने बोला बेटा तुम होगी वर्क फ्रॉम होम की ऐसी की तैसी, आओगे तो ऑफिस आओगे, नहीं तो नौकरी से बाहर जाओगे, तुम्हारे जैसे बहुत है, अब दूसरों को भर्ती कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल वैसे मैं सही एक है और तो। बात बताऊं आपको, जी। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग टीसीएस, इन्फोसिस, महिंद्रा टेक, विप्रो, एचसीएल, इनमें अप्लाई करते हैं। इंडियन कंपनीज पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट्स को नहीं लेते। हम्म, उसकी क्या वजह? ये मुझे कोई इंडियन ही बताएगा। जुनेद भाई। अच्छा, ये मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कंपनीज ले लेती हैं, एलएनटी ने लिया हुआ है, एफकॉन वालों ने लिया हुआ है पाकिस्तानी को, हम्म, आईटी वाले नहीं लेते। सही। चलें, ये किसी इंडियन से हम बोलेंगे जो कि आईटी अच्छा, एक्सपर्ट आपको है ये जो या आईटी आईटी की जो रिलेटेड। कंपनी है, हम्म, कंपनी बोल रहा हूँ, आईटी की जो यूनिवर्सिटीज है टॉप में 2-3 ही आती हैं। लाहौर की एक फास्ट है, और जी। फिर आपकी फास्ट कहाँ से टॉप पे आती है? एक लम्स है, एनईडी है, हबीब यूनिवर्सिटी है। हम्म, फास्ट का भाई ऐसे ही नाम बनाया, कोई टॉप वॉप पे नहीं आती। उधर अंदर जाओ तो सब है जो गुटखा, मेन पूड़ी, जो सिगरेट, यही चल रही है फास्ट में। कराची उसके में तो यही अलावा चल आपका रही है। इस्लामिया कॉलेज जो है वो आपका पेशावर वाला। जेक्यू, फैसलाबाद में भी बनी है जीक्यू, जीक्यू, हमारे जीक्यू, घर के बिल्कुल जीआई साथ के, है एनएफसी हाँ, यूनिवर्सिटी। जी, जीआई के गुलाम इसाक अच्छा, खान यूनिवर्सिटी। अच्छा। वो अंग्रेजों के जमाने की कॉलेज है ना, वो इस्लामिया कॉलेज बोलते हैं इसको। जी। गुलाम इस्लामिया कॉलेज जो है वो पेशावर, और इस्लामिया कॉलेज जो है बहावलपुर, ये दोनों पुराने हैं। लाहौर का तू वो तो नहीं कह रहा? लाहौर में फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज। हाँ, वो भगत सिंह का कॉलेज था ना, जो जिसका नाम बदल दिया। हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है सबसे पुराना वहां पे। उसमें फिर आपका हमें, यूआईटी है ना, यूआईटी लाहौर। जी। अबे तू हमें ये बता के क्यों नहीं लेती आईटी कंपनियां, वो पता है तेरे को? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए कॉलेज का नाम ले पा रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉलेज के कोई ना कोई बंदे मेरे जानने वाले हैं, और मैं कैलिबर देख चुका हूँ किस कैलिबर के। ये मैं भी अब बात की पाकिस्तान ना। में ही पढ़ा हूँ, अब मेरी बात कर। नहीं, मैं आपके और उनमें अंतर है ना। हम्म, नहीं, मैं पढ़ा तो पाकिस्तान में ही हूँ ना। हम्म, और मैं तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जिसका नाम ही शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वेबिस्ट। अब वाह, वाह। अच्छा, याद करें देविक जी, लास्ट टाइम मैं आपको एमयू का कैंपस दिखा रहा था जब एमयू में गया था। लम्स है, उस लेवल की लम्स और हबीब यूनिवर्सिटी कराची, बस यही अच्छा। दो के कैंपस हैं जो एएमयू के बराबर के। वाह, जबरदस्त। और अगर आईआईटी पे चला जा, आईआईएम पे चला जा, तो फिर लम्स और हबीब भी नहीं है, फिर कोई भी नहीं है हम्म, पाकिस्तान में इस लेवल का। लम्स सही। वालों को भी मैंने देखा कि जितने सेकुलर मॉडर्न प्रोग्रेसिव बनते, कितने ज्यादा सेकुलर मॉडर्न प्रोग्रेसिव। इसको इनको छोड़ यार, मैं अभी आखिर में आते हैं मूवीज पे। मैंने गुजराती मूवी देखी और उससे मुझे थोड़ी नॉलेज भी मिली। एक जी। गुजराती मूवी है नायिका देवी, द वॉरियर हम्म, क्वीन, ये सबको देखनी चाहिए। नायिका देवी सर गुजरात में क्वीन थी, इनके हस्बैंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई। ठीक है, तो बच्चा बहुत छोटा था, तो ये रानी बन गई। ये चालुक्य के किंग अजय पाला से इनकी शादी हुई थी। इनकी कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो लोग देखें सबटाइटल्स के साथ। दूसरी चीज जो मेरे को नॉलेज मिली वो ये कि गजनवी को हराया था इन्होंने। जब गजनवी ने मुल्तान पे और ये ने इलाकों पे कब्जा कर लिया था, वो फिर पाकिस्तान के थर से होते हुए इंडिया के गुजरात में घुस रहा था। तो वहां पर जब जंग हुई तो नायिका देवी ने हराया था, और मैदान में ये खुद मैदान में आई थी और लड़ी थी गजनवी की हम्म, फौजों से, और इन्होंने हराया था गजनवी को। हमें ये तो हम्म। बताया जाता है कि सर 17 दफा गजनवी आया, फेल हो गया। वो फेल कैसे हुआ? 17 में से एक दफा नायिका देवी थी, अच्छा। तो क्या मुझे मूवी से पता चला। बिल्कुल जी।
अच्छा, मूवी की बात चली है तो एक दूरदर्शन की बहुत अच्छी सीरीज है स्वराज संहिता। 16-17 एपिसोड की है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। 1 घंटे की सीरीज है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है भारत की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना, ठीक। वैदिक एरा से लेके और मॉडर्न इंडिया के बारे में। दोबारा से नाम एक दफा रिपीट कर दें। स्वराज संहिता दूरदर्शन के यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएगी। संसद टीवी ने अपलोड किया था इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। लोग कहते हैं ना मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, तो आखिरी बात मैं इसी पे करना चाहूंगा। मोदी है तभी मूवियां आर्टिकल 370 पे, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, वक्फ बोर्ड पे, केरला स्टोरी, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर वाले का नाम क्या था, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ठीक है, ताशकंद फाइल, और उसके अलावा ये क्या नक्सल वाली जो अभी आ रही है, हाँ। नक्सलवादियों के ऊपर, ठीक है। मोदी है तो ये मूवीज आ रही थी, उससे पहले आती थी। ये मैं हूं अटल, ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी पे लास्ट ईयर गोडसे के ऊपर वीडियो आई थी, गोडसे पे जो मूवी आई थी लास्ट ईयर जनवरी ये में। सैम बहादुर वीर पे देख लेना। सैम बहादुर, वीर सावरकर की बात कर लो, ठीक है। तो इन लोगों पे ये मोदी है तो ये इनको मूवीज बन रही हैं। कांग्रेस होती तो मूवीज कभी बन भी पाती, तभी वो बनाने देते इन टॉपिक्स के ऊपर मूवीज को। वो यानी बनाया आप था ना, कहना चाहते हैं सौर्य मोदी है तो सौर्य मूवी मुमकिन है। बनाया था ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप यार सिंह पे मोदी जो। है तो सभी मुमकिन है, उसमें बोलने वाली क्या बात है, दिख ही रहा है, नहीं भी बोलेंगे तो सच तो यही है। अच्छा, लेकिन आपको ये कि याद है छोटी वो छोटी चीजें दिखानी पड़ती है। वो मैंने कहा ना 9 इयर्स, जो 9 साल की सीरीज है, 9 साल में इतना कर दिया है यार कि याद ही नहीं रहता। एक चीज याद करो तो दूसरी बंदा भूल जाता है। तो ये मैंने याद कल जहन में थी तो मैंने लिख दी, तो मैंने बोला इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो पता नहीं कितनी की हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम लोगों अच्छा, का आपको ध्यान सिर्फ एयरपोर्ट, रोड, ट्रेनों पे जाता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत काम हुआ है। जी जुनेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। भी इन्होंने एक मूवी बनाई थी कांग्रेस एरा में, प्रोपेगेंडा मूवी थी शौर्य करके, जिसमें ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह वो था ना जो हाँ, वो के मेनन को दिखाया था। के अच्छा, मेनन और राहुल बोस। हाँ, तो राहुल बोस को दिखाया कि एक बंदा है जो कि फ्लर्ट करता है लड़कियों से, क्लब में जाके बाकी जो जो क्या बोलते हैं प्ले बॉय टाइप की एक्टिविटी करता है, उसको हीरो दिखा दिया है। लेकिन एक आदमी जो डिसिप्लिन्ड है, ठीक है ना, वो वेल डेकोरेटेड आर्मी पर्सन है, उसको विलेन दिखा दिया, ठीक है। और 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 उसे कोड ऑफ कंडक्ट में उसको दिखाते हैं कि वो को आर्मी के लॉस फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो आर्मी के कोड ऑफ कंडक्ट की इज्जत नहीं करता। आर्मी को डिफेम करने के लिए वीडियो बनाई गई थी 2004 से 14 में। ये भी व्हाइट पेपर में होना चाहिए था, पता नहीं था ही नहीं हाँ, है। लेकिन हुआ क्या, उल्टे बहुत बड़ा क्रेडिट दे दिया रुद्र प्रताप सिंह को, अमर बना दिया। सही। ब्रिगेडियर थे ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलें, और कोई है बात करने वाली दिव्यक सर या जुनेद भाई आपके, पर आज या के लिए इतना ही। बस आपको अब मेहनत बहुत लगेगी इस वीडियो में, क्योंकि आपको चीजें बीच वीडियो बीच में जी लगानी जी है। जी, मैं कोई मसला नहीं मेरे लिए, मैं एडिटिंग कर लूंगा। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मुझे खुद बहुत सारी चीजें आपसे सीखने का मौका मिलता है जब आप बात करते हैं। तो मैं, मेरे लिए ये सारी चीजें, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर रहा हूँ और ये सारी चीजें यहाँ पर भी डिस्कस नहीं होती, लेकिन जब आप दोनों बैठते हैं तो मैं भी सीखता हूँ आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो मैं जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर।